दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज की घटना शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला होता है सूरज कुमार। सूरज कुमार जो कि इस गांव से 20 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। महीने में 12-13 हजार रुपए कमा लिया करता था। इसके परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम सुदेश देवी होता है, जो कि घर के काम काज किया करती थी। अब सूरज के परिवार में इसकी एक माँ भी होती है जिसका नाम रोशनी देवी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जो सूरज की पत्नी सुदेश होती है उसका चाल चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। सूरज जितने भी पैसे इस फैक्ट्री से कमा कर लाया करता था, उन सारे पैसों को इसकी पत्नी सुदेश देवी जो है वो चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। लेकिन फिर भी यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब इन दोनों की शादी को लगभग 7 साल का समय गुजर चुका था। दोनों के पास अपनी कोई औलाद भी नहीं थी और इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े विवाद होते ही रहते थे। कई बार तो पैसों को लेकर के झगड़ा हुआ करता था, तो कई बार बच्चों को लेकर के झगड़ा हुआ करता था। कई बार तो जो सूरज की माँ रोशनी देवी होती है वो अपनी बहू सुदेश देवी से कहा करती थी कि तुम एक तरह से बांझ औरत हो, तुम्हारे पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होने वाली है। लेकिन महिला जो बहू होती है वो भी कुछ कम नहीं थी। वो भी अपनी सास से बस एक ही बात कहती थी कि कमी तुम्हारे बेटे के अंदर है। तुम्हारा बेटा रात के समय जैसे ही कमरे में आता है तो फिर तकिया लेकर के वो अलग जाकर के लेट जाता है। वो मुझे समय ही नहीं दे पाता है। अगर मुझे समय भी देता है तो वो मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर बच्चे होंगे कहाँ से। और वास्तव में सूरज के अंदर भी बहुत बड़ी कमी थी। इस बात को उसकी माँ रोशनी भी जानती थी और आज के समय में जब रोज सूरज वहां पर खड़ा होता है तो वो अपनी सारी बातों को सुन करके नजरें नीचे झुका लेता है। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद इस गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला आ जाता है और जब सब्जी बेचने वाले की आवाज बहू को सुनाई देती है तो बहू अपनी सासू से कहने लगती है कि मैं थोड़ी सी सब्जियां खरीद करके लाती हूँ। और फिर उसके बाद बहू जो है वो अपने पति से कुछ पैसे लेती है और फिर वो उस सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है। सब्जी बेचने वाले को बोला जाता है कि मुझे 2 किलो आलू दे दो और एक अच्छा सा बैंगन दे दो। अब जैसे ये बात सब्जी वाले से कही जाती है तो सब्जी वाला इसकी तरफ देख करके मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए वो उसकी सब्जी सारे जो है वो दे देता है और उसे बैंगन वगैरह भी दे देता है। सब्जी वाले के समझ में ये बात नहीं आती है कि इस महिला ने 2 किलो आलू खरीदे और साथ में सिर्फ एक ही बैंगन क्यों खरीदा। आखिरकार सब्जी खरीदने के बाद बहू अपने घर पर लौट जाती है और जब सुदेश देवी की सासू उसके हाथ में उसकी सब्जी देखती है तो वो देख करके दंग रह जाती है। रोशनी सोचने लग जाती है कि बहू सुदेश ने 2 किलो आलू खरीदे हैं और हर रोज ये एक बैंगन जरूर साथ में खरीदती है, तो आखिर ये बैंगन का करती क्या है। और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजार जाने के बाद सुदेश का पति सूरज अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन घर पर सुदेश और सुदेश की सास रोशनी देवी जो है वो अकेली रह जाती है। लेकिन 10 मिनट के वक्त गुजरने के बाद सुदेश देवी उस बैंगन को लेकर के बाथरूम में चली जाया करती थी और बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम का दरवाजा वो बंद कर देती थी। ये सब कुछ सुदेश की सास रोशनी भी देख रही होती है। लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है। सुदेश जो है वो अपनी उस बाथरूम से बाहर नहीं निकलती है और इतना वक्त जब बीत जाता है तो इसके बाद जो सुदेश की सास रोशनी देवी होती है वो सारी बातों को समझ जाती है। यहाँ पर रोशनी जो है वो सोचने लग जाती है कि जो उसकी बहू है वो हर रोज बैंगन को लेकर बाथरूम में क्यों जाती है और 20-25 मिनट के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है। और इन सारी बातों को जब रोशनी देवी समझ जाती है और जब ये महिला सुदेश उस बाथरूम से बाहर निकलती है तो फिर रोशनी जो होती है वो अपनी बहू सुदेश से कहने लगती है कि देखो बहू, ये बात अच्छी नहीं है। एक दिन ये बैंगन ही तुम्हारी जान ले लेंगे अगर तुमने ये काम करना नहीं छोड़ा तो। बहू जो थी वहां पर नजरें नीचे झुका लेती है, लेकिन वो अपनी बहू थी वो सास की सारी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से बाहर निकाल देती थी। बहू नहीं जानती थी कि जो बैंगन वो हर रोज खरीदती है कभी भविष्य में जाकर यही बैंगन जो है वो उसकी जान लेने वाला था। लेकिन उसके मन पर उसकी सास रोशनी देवी की बातों का बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा था। अब बहू सोचने लग जाती है कि उसका पति जो है वो उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और इधर से उसकी सास जो है वो उसे ताने मारना शुरू कर दी है। अब बहू जो है वो किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं। एक तारीख फिर आ जाती है 10 सितंबर 2025 के सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सूरज जो है वो अपनी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी सास जो है वो भी पड़ोसी के घर पर चली जाती है और बहू जो है वो घर में अकेली रह जाती है। बहू लेकिन जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर सामने वाली दुकान पर पड़ती है। आज वो दुकान बंद नहीं थी, बल्कि उस दुकान के अंदर गांव के ही एक लड़के मनीष ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। और जैसे ही इस महिला बहू की नजर उस सब्जी बेचने वाले लड़के मनीष पर पड़ती है तो मनीष को देख करके ये महिला काफी दंग रह जाती है।
बहू सोचने लगती है कि अब तो मेरे घर के ही सामने दुकान खुल चुकी है और इस दुकान पर बहुत हैंडसम लड़का भी बैठता है जिसका नाम मनीष है। और मनीष को अब ये महिला जो है वो हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब तो ये महिला जो होती है वो सुदेश के दुकान पर सब्जी लेने के बहाने जाया लगती थी और उसके सब्जी खरीद करके अपने दुकान उसके दुकान से घर पर आ जाती थी। और साथ ही साथ ये मनीष से काफी देर तक वहां पर बातचीत भी करती थी। लेकिन मनीष भी जो था वो नाड़े का ढीला लड़का होता है और मनीष भी इस महिला पर काफी हद तक फिदा हो जाता है। इस तरह से 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 20 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के 9 बजे के आसपास ये महिला जो बहू होती है वो मनीष के दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है और मनीष को कहा जाता है कि मनीष मुझे 2 किलो आलू दे दो और साथ में एक अच्छा सा बैंगन भी दे दो। अब जैसे ही मनीष इसकी ये सारी बातें सुनता है तो वो जो है वो दंग रह जाता है। वो सोचने लग जाता है कि ये महिला हर रोज मुझसे 2 किलो आलू खरीदती है या फिर कोई 2 किलो दूसरी सब्जी खरीदती है, लेकिन फिर भी एक बैंगन जरूर खरीदती है। महीन के मन में अब ये इच्छा जाग जाती है कि इसे मुझे एक बार पूछना चाहिए। मनीष के मन में ये इच्छा घर कर जाती है और आखिरकार महिला से मनीष पूछ ही लेता है कि तुम हर रोज 2 किलो सब्जी अलग से लेती हो और साथ में ये एक बैंगन क्यों खरीदती हो। लेकिन वहां पर ये महिला हंसते हुए मुस्कुराते हुए मनीष से कहने लगती है कि देखो मनीष, तुम तो जानते हो कि मेरा पति जो है वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जब रात को वो थक हार कर घर पाता है तो वो घोड़े बज करके सो जाता है, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं देता है। अब जब ऐसी ऐसी बातें महिला करने लगती है तो मनीष कहने लगता है कि भाभी तुम्हें आज से इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब मनीष इस बात को इस महिला से कहता है तो सुदेश देवी जो है वो उसकी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगती है तो तुम ऐसा करना मनीष कि तुम आज मेरे घर पर कोई नहीं है, जैसे ही मैं सब्जी खरीद कर घर पर जाती हूँ तो 10 मिनट के बाद तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी सास जो है वो पड़ोसियों के घर गई हुई है। मनीष इस बात से बेहद खुश हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि अगर ये महिला मौका दे रही है तो फिर मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं। और इस तरह से ये महिला सब्जी खरीदने के बाद अपने घर पर आ जाती है और फिर मनीष के आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। आखिरकार मनीष अपनी दुकान का शटर बंद करता है और शटर बंद करने के बाद वो इस महिला के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है और फिर ये महिला सुदेश जो होती है वो घर का दरवाजा खोलती है और फिर महिला जो है वो इस लड़के को लेकर के अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। और आज के समय में ये दोनों मिलकर के अपने ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करते हैं। ये दोनों तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, और जैसे ही दोनों का मन खुश हो जाता है, दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, तो फिर बहू जो होती है वो लड़के से कहने लगती है कि मुझे 2000 रुपए भी चाहिए। और उसके बाद ये लड़का इस महिला को 2000 रुपए भी देता है और पैसों को लेकर के बहू जो थी वो बेहद खुश हो गई थी और मनीष ये सब काम निपटाने के बाद इसके घर से निकल जाता है। इस तरह से जब भी अब मनीष को सुदेश को मौका मिलता था वो लड़के के पास कॉल करके उसे बुला लेती थी और ये दोनों अपनी मर्जी से अपने साथ वक्त गुजारा करते थे। अब तो सुदेश देवी हमेशा खुश रहने लग जाती है क्योंकि सुदेश इस लड़के मनीष से कुछ पैसे भी लिया करती थी और फ्री में सब्जी भी खरीद लिया करती थी। लेकिन सुदेश नहीं जानती थी कि आगे चल करके भविष्य में यही सब्जियां उसकी जान लेने वाली थी। जिस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 23 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का मनीष अपने दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है। उसी समय मनीष का एक दोस्त प्रवीण कुमार उसके पास आ जाता है। प्रवीण अपने दोस्त मनीष से कहने लगता है कि मनीष, तुम दिन रात अपनी दुकान पर काम करते हो, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, कभी बैठ करके मौज मस्ती भी कर लिया करो। अब जैसे ही मौज मस्ती की बात आती है तो ये लड़का जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि चलो आज बैठ करके कहीं अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। और फिर इसके बाद मनीष जो है वो अपनी दुकान का शटर बंद करके अपने दोस्त प्रवीण को लेकर के पास के ही ठेके पर चले जाता है। ठेके से वो शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद ये दोनों जो है वो नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं और फिर वहीं पर बैठकर दोनों शराब पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर मनीष जो है वो नशे की हालत में अपने दोस्त प्रवीण से कहने लगता है कि देखो प्रवीण, आज मेरे पास बहुत अच्छा समय है क्योंकि आज मैं बेहद खुश हूँ। अब प्रवीण अपने दोस्त मनीष से कहने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुशी की बात है गई कि तुम जो इसके बारे में बता रहे हो। तभी लड़का बताता है कि हमारी दुकान के ठीक सामने एक सूरज का नाम के लड़के का घर है और उसकी पत्नी जिसका नाम सुदेश है, मैं उससे मिलता जुलता रहता हूँ। अब जैसे ये बातें इस प्रवीण नाम के लड़के को कही जाती है तो प्रवीण अपने दोस्त मनीष से कहने लगता है कि तुम तो हर रोज उसके घर पर जाते हो। मनीष कहने लगता है कि हाँ, मैं तो हर रोज उसके घर पर जाता हूँ। प्रवीण अपने दोस्त मनीष से कहने लगता है कि मुझे भी उसके पास जाना है, लेकिन प्रवीण कहता है कि वो पैसे लेती है और पैसे लेकर के ही तुम्हारा काम चलेगा। तभी प्रवीण कहता है कि तुम पैसे की फिक्र मत करो, पैसे तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। अब प्रवीण अपने दोस्त को मनीष अपने दोस्त के पास प्रवीण अपने दोस्त से कहता है कि तू अभी उसको कॉल करो, हम अभी उसके घर पर जाएंगे।
इसके बाद लड़का मनीष उसी समय उस महिला सुदेश देवी के पास कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम परवीन है और वो तुमसे मिलना चाहता है और तुम्हें 5,000 रुपए भी देगा। अब ये महिला सुदेश देवी पैसों की लालच में आ जाती है, पैसों की वशीभूत हो जाती है, तो वो कहने लगती है कि ठीक है, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर में इस वक्त ना मेरी सास है ना मेरा पति है। अब जैसे ही दोनों दोस्त इस बात को सुनते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं और उसी समय प्रवीण अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और साथ में अपने दोस्त मनीष को उस मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुदेश देवी के घर के सामने आ जाते हैं। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। सुदेश अपने घर का दरवाजा खोलती है। महिला इन दोनों लड़कों को देख करके काफी खुश हो गई थी क्योंकि इसे काफी पैसे मिलने वाले थे। महिला कहने लगती है कि पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और फिर ही तुम मेरे घर के अंदर आ सकते हो। वहां पर ये लड़का प्रवीण देखते ही देखते अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर इस महिला को पकड़ा देता है। महिला पैसों को लेकर काफी खुश हो गई थी। सुदेश देवी इन दोनों लड़कों को अपने घर के अंदर लेती है और घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद इन दोनों लड़कों को लेकर वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद इन दोनों ही लड़कों के साथ वो गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। ये दोनों लड़के और ये महिला तब तक इस काम को करते हैं जब तक कि इनका मन खुश नहीं हो जाता है और जब इन तीनों के मन की शांति मिल जाती है तो फिर ये महिला जो होती है वो इसे कहने लगती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन मेरे घर पर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। परवीन और उसका दोस्त कहने लगते हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करो। दोनों दोस्त सुदेश से कहते हैं कि पैसे तो तुम्हें मिलते रहेंगे और फिर उसके बाद ये दोनों लड़के कुछ पैसे उसे देते हैं और फिर यहाँ से निकल करके चले जाते हैं। अब तो लड़के जब भी इन दोनों को मन करता था, मौका मिलता था, तो वो इस महिला के साथ वक्त गुजारने आया करते थे और इसे कुछ पैसे भी देते थे और बड़ी आसानी से इसके घर से वो चले भी जाया करते थे। इस तरीके से दिन गुजरते चले जा रहे थे और एक तारीख आती है 10 अक्टूबर 2025 के दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त रहता है। सुदेश देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है और सुदेश का पति जो है वो फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है और उसी समय उसकी सास जो होती है रोशनी देवी, वो बहू से कहती है कि मैं अपने घर पड़ोसन से मिलने जा रही हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं घर लौटूंगी। ये दो बातें कहने के बाद उसकी सास अपनी पड़ोसन के घर पर चली जाती है, लेकिन उसी समय सुदेश देवी प्रवीण के पास फोन कॉल करती है और प्रवीण से कहती है कि मुझे 4,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। प्रवीण कहने लगता है कि 4,000 रुपए मैं तुम्हें दे तो सकता हूँ पर लेकिन तुम्हारे घर पर भी आऊंगा। बहू कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर पर आ सकते हो और इसके बाद प्रवीण अपने दोस्त मनीष के दुकान पर जाता है और मनीष से कहता है कि चलो आज फिर उस महिला के घर पर चलते हैं और इस तरह से मनीष भी अपनी दुकान का शटर बंद करता है और फिर दोनों ही दोस्त इस महिला के घर के दरवाजे पर आकर के दस्तक देते हैं। सुदेश देवी घर का दरवाजा खोल देती है क्योंकि सुदेश को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और इसके बाद जो बहू होती है वो देखती है कि दोनों लड़के जो है वो ठीक उसके सामने खड़े थे। बहू इन दोनों लड़कों को लेकर के घर के अंदर चली जाती है, लेकिन आज ये तीनों नहीं जानते थे कि इन तीनों के साथ क्या होने वाला था। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर ये महिला, ये बहू जो होती है इन दोनों लड़कों के साथ फिर से उसी गलत काम को अंजाम देना शुरू कर देती है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अब जो सुदेश की सास रोशनी देवी होती है वो अचानक से घर लौट आती है। रोशनी देवी देखती है कि उसके घर का दरवाजा जो है वो अंदर से बंद है और फिर उसके बाद रोशनी अपनी बहू को आवाज लगाना शुरू कर देती है। कई मिनटों तक वो आवाज लगाती रहती है लेकिन घर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। आखिरकार थक हार कर रोशनी देवी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है और इसके बाद जब ये तीनों गलत काम को कर रहे होते तब उन्हें पता चलता है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन वहां पर बहू हिम्मत दिखाते हुए इन दोनों लड़कों से कहती है कि तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगी। उसके बाद बहू अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलती है। बहू सास जब घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रोशनी देवी इन दोनों लड़कों को गालियां देना शुरू कर देती है और साथ में बहू को भी गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन मौका पाते ही प्रवीण कुमार और उसका दोस्त मनीष, ये दोनों बड़ी आसानी से इस घर से निकल जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो बहू होती है वो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। वो अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मेरे पति सूरज को ये बात मत बताइएगा वरना घर का सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ पर जो सास होती है उसको अपनी बहू पर तरस आ जाता है। वो सास कहने लगती है कि लेकिन आज के बाद तुम ये काम मत करना, अगर तुम ये काम दोबारा करने की कोशिश करोगी तो फिर मैं तुम्हारे पति सूरज को सब बता दूंगी। सास चाहती थी कि ये डर जाए लेकिन ये महिला डरने वाली नहीं थी। बहू जो थी वो बिल्कुल हिम्मत वाली थी। फिर सास सोचने लगती है कि घर की भी इज्जत है तो इसको दबा कर ही रहना सही है, लेकिन वो इसको आखिरी बार चेतावनी देती है और कहती है कि आज के बाद तुम ये गलत काम नहीं करोगी। लेकिन ये जो बहू थी वो एक ऐसी महिला थी जो अपनी सास की और अपने पति की सारी बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। लेकिन बहू जो थी वो अपनी आदत से मजबूर थी। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 25 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहता है। इसकी सास जो है वो रोशनी पड़ोसियों के घर पर गई हुई थी और घर में सुदेश देवी जो थी वो बिल्कुल अकेली थी।
उसी समय गली के बीच में एक कपड़ा बेचने वाला आ जाता है और उस कपड़ा बेचने वाले का नाम सुंदर होता है। सुंदर सिंह हमेशा इस महिला सुदेश को कुछ कपड़े उधार में दे दिया करता था और आज सुंदर जो था वो अपनी 8,000 रुपए लेने के लिए इसके घर के दरवाजे पर आकर के दस्तक देता है। अब जैसे ही घर के दरवाजे पर सुंदर सिंह दस्तक देता है तो ये महिला जो होती है वो घर का दरवाजा खोलती है। सुंदर सिंह इस महिला से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे 8,000 रुपए आज के आज ही देने होंगे, क्योंकि पिछली उधार जो है वो बहुत दिनों से बाकी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर बहू कहने लगती है कि मुझे थोड़े से कपड़े और लेने हैं और फिर अगले महीने मैं तुम्हारे सारे कर्ज को उतार दूंगी। लेकिन सुंदर सिंह जीत पर आ जाता है, कहता है कि पहले मेरे 8,000 रुपए दो और फिर तो मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। लेकिन सुदेश एक ऐसी महिला थी जो इसको अपनी बातों में फंसाने वाली होती है। सुदेश कहने लग जाती है कि देखो, मेरे घर में मेरा पति भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है। अगर तुम अपने सारे कर्ज को वसूल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। अब ये कपड़े बेचने वाला सोचने लगता है कि जब ये महिला खुद ही मौका दे रही है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए, और वैसे भी मेरे पैसे इतने मिलने वाले नहीं है। अब इस तरह से सुंदर हाँ भर देता है और फिर ये महिला जो सुदेश होती है वो घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है और फिर इस लड़के को लेकर के वो अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर सुंदर सिंह के साथ ये गलत काम करना शुरू कर देती है। सुंदर सिंह और सुदेश देवी दोनों मिलकर के अपनी रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। आखिरकार दोनों को जैसे ही खुशी मिल जाती है तो उसके बाद सुदेश इस सुंदर सिंह से कहने लगती है कि मुझे और भी कपड़े चाहिए। सुंदर सिंह हंसते मुस्कुराते हुए इसे कुछ कपड़े और भी दे देता है और सुदेश देवी उन कपड़ों को लेकर के काफी ज्यादा खुश हो गई थी। सुदेश अब सोचने लग जाती है कि वो दो लड़के तो मेरी जिंदगी से जाग चुके हैं, लेकिन इस कपड़े बेचने वाले को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे पैसे भी दिया करेगा और साथ में साथ कपड़े भी खरीदने देगा। लेकिन यहाँ पर सुदेश नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। और इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 4 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास सुदेश देवी अपने सास रोशनी देवी से कहने लगती है, सासू माँ, आज तुम्हें सब्जी खरीद कर लानी है, मैं किसी भी दुकान पर सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगी। रोशनी बेहद खुश हो जाती है। रोशनी सोचने लगती है कि उसकी बहू जो है वो सुधर चुकी है, लेकिन सास नहीं जानती थी कि उसकी बहू सुधरी है या नहीं सुधरी है। रोशनी घर से पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद वो सब्जी बेचने वाले की दुकान पर चली जाती है। 2-3 किलो आलू खरीदती है, कुछ अच्छे खासे वो बैंगन भी खरीद लेती है और ये सब सब्जी खरीदने के बाद वो अपने घर पर लौटाती है और बहू से कहती है कि बेटा, आज तुम्हें आलू बैंगन की सब्जी बनानी है। लेकिन यहाँ पर सुदेश नहीं जानती थी कि ये जो बैंगन घर पर आया उसी से उसकी जान जाने वाली थी। आखिरकार थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अब इसकी सास जो है वो भी आदत से मजबूर होती है। सास कहने लगती है कि मैं पड़ोसी के घर पर जा रही हूँ तो 2-4 घंटे के बाद ही वापस लौटूंगी। लेकिन यहाँ पर बहू जो थी वो बेहद खुश हो जाती है। जैसे इसकी सास पड़ोस के घर पर जाती है तो उसी समय कपड़ा बेचने वाले सुंदर के पास कॉल करती है। सुंदर को वो अपने घर पर बुला लेती है और जैसे ही वो सुंदर घर पर आता है तो घर के दरवाजे पर जैसे वो दस्तक देता है तो फिर सुदेश अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर इस कपड़े बेचने वाले सुंदर को अपने लेकर के घर के अंदर कमरे में चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जो उसकी सास रोशनी होती है वो अचानक से घर पर लौट आती है। घर का दरवाजा जो था वो बंद था और फिर दरवाजे पर वो दस्तक देती है। लेकिन आज भी जो ये महिला सुदेश होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो सोचने लगती है कि आज तो उसके साथ बुरा होने वाला है। जैसे तैसे करके वो अपने घर का दरवाजा बहू जो है वो खोलती है और जब इसकी सास रोशनी घर के अंदर आकर देखती है तो नजारा ही कुछ और था। रोशनी देखती है कि कपड़े बेचने वाला सुंदर सिंह आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसको देख करके रोशनी देवी जो थी वो इस सुंदर सिंह को भी गालियां देना शुरू कर देती है और फिर अपनी बहू को भी गालियां देना शुरू कर देती है। जो सुंदर सिंह होता है वो तो मौका देख करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जो बहू थी उसके साथ क्या होने वाला था। उसकी सास ने उसे पहली बार में ही चेतावनी देकर कहा था कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। लेकिन बहू जो थी वो कहाँ सुधरने वाली थी और सास को यकीन हो चला था कि अब उसकी बहू जो है वो पूरी तरह से सुधर चुकी है और वो कोई भी गलत काम नहीं करती है। हालांकि बहू भी सास के सामने यही जता रही थी कि वो पूरी तरह से सच में ही सुधर गई थी, लेकिन वो सुधरी नहीं थी। रोशनी जो थी वो अपनी बहू सुदेश से आज कुछ नहीं कहती है, बस वो चुपचाप जाकर के बैठ जाती है और उस बहू जो है वो सोचने लग जाती है कि शायद आज उसकी सास जो है उसकी पत्नी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सूरज भी अपने काम से वापस घर लौट आता है और फिर इसके बाद रोशनी देवी अपने बेटे सूरज को लेकर के एकांत कमरे में जाती है और उससे कहने लग जाती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। पिछले दिन 2 लड़कों के साथ मैंने इसे घर पर पकड़ा था और आज कपड़ा बेचने वाला सुंदर सिंह भी घर पर आया था और उसके साथ भी मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। लेकिन ये सब्जियां भी हर रोज खरीदती है, बैंगन भी हर रोज खरीदती है और आज भी मैंने इसके लिए बैंगन खरीद कर ला रखे हैं। लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है वो बात को समझती नहीं है।
और इस बात पर आज सूरज को बेहद ज्यादा गुस्सा आ गया। वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो झूठ नहीं बोल रही थी। अब सूरज अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लग जाता है। अब जैसे ही रात के 8 बजे के आसपास वक्त होता है तो सूरज अपनी पत्नी सुदेश से कहने लगता है कि घर के कमरे के अंदर चलो। उसके बाद वो पत्नी को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वहां से वो उन बैंगनों को भी उठा लेता है। वो भी काफी बड़े बड़े साइज के थे। सूरज ने इन बैंगन के ही साथ कुछ करना था। वो अपनी पत्नी को लेकर के कमरे के अंदर जाता है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद सूरज कुमार अपनी पत्नी के हाथ पैरों को रस्सी से साथ बांधना शुरू कर देता है। हाथ पैर को बांधने के बाद वो उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध देता है और फिर इसके बाद जो सूरज होता है वो इन बैंगनों को उठा करके अपनी पत्नी के संवेदनशील हिस्सों के अंदर डालना शुरू कर देता है। 3-4 बैंगनों को तो वो ऐसे ही डाल देता है और तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाता है। दूसरी तरफ रोशनी देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके बेटे ने शायद कुछ गलत काम किया है या फिर अपनी पत्नी के साथ ही वो कुछ गलत काम कर चुका है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। रोशनी देवी जो है वो घबरा जाती है। वो अपने पड़ोसी जनों को चिल्ला चिल्ला करके इकट्ठा करना शुरू कर देती है। रोशनी कहने लगती है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद कर दिया है और खुद को भी उसने कमरे के अंदर बंद कर लिया है। शायद वो कुछ गलत काम कर रहा है और इस तरह से पड़ोसी जन इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इनके घर में हो क्या रहा है। पड़ोसी जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ करके अंदर जाते हैं तो पड़ोसियों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पड़ोसी जन देखते हैं कि सुदेश जो है वहां पर मृत हालत में पड़ी हुई थी। उसके शरीर से काफी ज्यादा खून भी बह रहा था और वहां पर उसका पति सूरज जो है वो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ चुपचाप से था। अब इन्हीं पड़ोसी जन में से एक पड़ोसी जो कि एक नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि वहां पर जो महिला थी वो इस दुनिया से जा चुकी थी और उसका पति सूरज उसके पास ही बैठा हुआ था। फिर इसके बाद पुलिस जो है वो उसके पत्नी के शव को कब्जे में लेती है और वहां पर इस लड़के सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब सूरज से पूछताछ शुरू कर दी जाती है तो सूरज जो है वो अपनी पत्नी की पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है। पुलिस भी इसकी पूरी कहानी को सुन करके दंग रह जाती है और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सूरज ने जो अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।